यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10 में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू सर। आज मैं पढ़ाऊंगा 10th क्लास का जीव विज्ञान पाठ 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं। नोट नंबर 1 पढ़ लिए, नोट नंबर 2 पढ़ लिए, नोट नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और जितना भी हो और टोटल आप नोटबुक में डालते चलिएगा आप लोग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं, फोकस कीजिए, पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं, सैलाइवरी एमाइलेज या टायलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो याद रखना है लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मुख में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च के पाचन में कौन सहयोगी है? तो याद रखना है टायलिन जो है, टायलिन सहयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। कौन सा उसमें अम्ल पाई जाती है? तो याद रखना है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जठर रस किसे कहते हैं? तो HCl को जठर रस कहा जाता है, नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेप्सिन या रेनिन, क्या है? पेप्सिन या रेनिन एंजाइम किस ग्रंथि में पाई जाती है? तो याद रखना है जठर ग्रंथि में पाई जाती है। जठर ग्रंथि किस में है? तो अमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दूध के पाचन में कौन सहयोगी है? तो याद रखना है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। कह रहा है प्रोटीन के पाचन में कौन सहयोगी है? तो याद रखना है पेप्सिन। कौन है? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। कह रहा है कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम किस ग्रंथि में पाई जाती है? तो याद रखना है पक्वाशय यानी यकृत, और जो दिया है अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहता है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्वपोषी या विषमपोषी के बारे में पूछा है, तो देख लिया जाए। उत्तर में क्या होगा? स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। 1 नंबर पॉइंट में चलते हैं। और 1 नंबर पॉइंट में, स्वपोषी पोषण केवल पेड़ पौधे में होता, यानी पेड़ पौधे में होता है, जबकि विषमपोषी पोषण पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। यानी स्वपोषी हो गया तो पेड़ पौधा में होता है, जबकि विषमपोषी क्या होता है? तो पेड़ पौधा के अतिरिक्त अन्य जीव जंतु में भी होता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखा जाए। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है, इतना आवश्यक है, जबकि विषमपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश इत्यादि आवश्यक नहीं है। तो नोटबुक में डालते चलना है। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? यानी प्रकाश संश्लेषण में जो चीज़ की आवश्यकता होता है पौधा को, वो कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये देख लीजिए कहाँ से प्राप्त करता है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। क्या करता है? अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। 1 नंबर पॉइंट में दिया हुआ पर्णहरित कहाँ से प्राप्त करता है? तो पत्ती के हरित लवक से। दूसरा में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहाँ से? वायुमंडल से प्राप्त करता है। तीसरा में है जल, जल कहाँ से प्राप्त करता है? तो मृदा यानी मिट्टी से। तो वीडियो को रोक रोक टोटल है यानी नोटबुक में ऐड करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोकस कीजिए।
क्वेश्चन क्या है देखा जाए। क्वेश्चन दिया है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो याद रखना हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। 1 नंबर पॉइंट में देखा जाए तो आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। आमाशय में यानी जो भोजन का पाचन हमारा यानी आमाशय में होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है। आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। आमाशय में ही जो अम्ल है भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखना है, दूसरा नंबर पॉइंट कर रहा है कि भोजन के साथ बहुत से रोगाणु, जब भोजन हम लोग करते हैं तब बहुत सारे जीव जंतु जो रोगाणु जो हैं क्या होते हैं आ जाते हैं भोजन के साथ। तो भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ सकते हैं जो अम्ल के प्रभाव में मर जाते हैं। तो HCl जो है जब हम लोग कोई भोजन लेते हैं तो क्या उसके साथ जो भी जीव चले जाते हैं उसको क्या जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको मार देता है और शरीर में कोई उसका यानी प्रभाव नहीं पड़ता, नुकसान भी नहीं करता है। आगे क्वेश्चन सुना जा रहा है कि पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचन एंजाइम का क्या कार्य है शरीर में, तो देखा जाए एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं। यानी छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं खंडित करते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं वे घुलनशील हो जाते हैं, भोजन जो है घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। तो यही पाचन एंजाइम का काम है कि छोटे छोटे भागों में यानी भोज्य पदार्थ को तोड़ना और घुलनशील बना देना। आगे सुना जाए क्वेश्चन क्या दिया है उसके बारे में देखा जाए। कह रहा है कि श्वसन क्या है, तो याद रखना है श्वसन क्या है। वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती नेक्स्ट में चला जाए पेज में। ऊर्जा मुक्त होती है और दिया है इससे देख लीजिए ऊर्जा मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, श्वसन कहलाता है। तो जितना भी था श्वसन किसे कहते हैं तो बताएं पहले जो श्वसन किसे कहते हैं तो थोड़ा देख लिया जाए। यहाँ पे बताए थे कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, वहीं क्या कहलाता है तो श्वसन कहलाता है। अब नेक्स्ट बात आता है कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के श्वसन होता है। तो देख लीजिए कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन यानी श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है या 2 प्रकार के होते हैं। या क्वेश्चन हो गया श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन के कितने भाग हैं, तो याद रखना है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। एक में है या कह देते हैं हम लोग कि श्वसन के 2 प्रकार हैं, ये भी कह सकते हैं। एक में है अनाऑक्सी श्वसन और दूसरा में ऑक्सी श्वसन। क्वेश्चन पूछता है अनाऑक्सी श्वसन से आप क्या समझते हैं। तो याद रखना है कह रहा है इसका डिफिनेशन परिभाषा जो है कह रहा है कि कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का केवल आंशिक मतलब बहुत कम मात्रा में निम्नीकरण होने से बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे अनाऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो याद रखना है यानी कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में यानी अभाव मतलब कमी में भी श्वसन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का केवल आंशिक ग्लूकोज का कम ही मात्रा
जिसको कहते हैं। ग्लूकोज का केवल कम ही मात्रा, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ही अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अब बात चलता है कि अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा के कितने एटीपी बनते हैं, तो याद रखना है 8 एटीपी बनते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि शरीर में थकान की अनुभूति किसके कारण होती है, तो याद रखना लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल के कारण, अधिक मेहनत हम लोग करते हैं तो शरीर में कौन सा अम्ल बन जाता है, यही अम्ल बनता है, याद रखना हमेशा। आगे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो देख लीजिए। अनॉक्सी श्वसन का वह प्रक्रम जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है, यानी अनॉक्सी श्वसन का वह प्रक्रम जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है तथा जिसमें ग्लूकोज के सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल लिखा हुआ है, एथिल अल्कोहल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, किण्वन कहलाता है। तो किण्वन किसे कहता है, इसके बारे में डिफिनेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखा जाए, क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। अनाऑक्सी पढ़ लिए हम लोग, ऑक्सी पढ़ेंगे। तो श्वसन की वे अभिक्रिया जिनके लिए, यानी श्वसन की वे अभिक्रिया जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ऑक्सी श्वसन कहलाती है। यानी ऑक्सी श्वसन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। ऑक्सी श्वसन है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो सकता है, यानी जब ऑक्सीजन रहेगा तभी ऑक्सी श्वसन हो सकता है। तो ऑक्सी श्वसन जो है, थोड़ा समझ लीजिए, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन रहेगा तो यह श्वसन होगा, नहीं ऑक्सीजन रहेगा तो श्वसन नहीं होगा। तो यही बात कहा गया, थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि श्वसन की वे अभिक्रियाएं जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहता है तो नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन आवश्यक होती है, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं या ऑक्सी श्वसन कहलाती है। आगे बात होता है क्वेश्चन में कि ऑक्सी श्वसन की अभिक्रियाएं कहाँ होती है, तो याद रखना है कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सी श्वसन में कितना एटीपी का निर्माण होता है, तो 36 अणु एटीपी का निर्माण होता है। चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोट लेकर आएंगे, और वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और राजू सर के साथ हमेशा बने रहिए। आपको टोटल जितना भी बुक है सभी का नोट मिलेगा। चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।